नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद का सुप्रसिद्ध उपन्यास निर्मला भाग 4। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रलय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी ये आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वह कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी, पर अब बच्चों के ही लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठा पाते, कभी देखते कि उन्हें नहला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खिला रही है और कभी कहानी सुना रही है। निर्मला का त्रिषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब ही को गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मात्र कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती थी, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। थोड़ी देर के लिए वह अपनी सारी चिंताओं को भूल जाती थी। एक बार फिर से वही दिन आ जाते जब वह गुड़िया खिलती और उनके बिहार रचाया करती थी, और जिसे अभी थोड़े बहुत थोड़े ही दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तो वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मासिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए ललायित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती देखते तो उनका जी चाहता क्यों ना इस वाटिका को जाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके थे, पर मनोरथ पूरा ना हुआ। अब क्या करना चाहिए, ये उनकी समझ में न आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम बलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी। नई बीबी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो गई है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी के फिक्र में हूँ। कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत ना कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियाँ तो लौंडों से ही खुश रहती हैं। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूँ, पर उल्टी आंतें गले पड़ी। नयन सुख, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोता, ये सब कुछ करके हार गया। नयन, अच्छा, कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट का भी मजा चखाया? तोता, अजी ये सब कुछ कर चुका। नयन, अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्री या सिर का बाल पका रह जाए। न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोता, फीस क्या लेते हैं? नयन, फीस तो सुना है शायद 500 रुपये लेते हैं। तोता, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूटता होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इस्तेहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता, जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपये बड़ी रकम है। नयन, तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन सी बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहले यही काम करता। जवानी की 1 घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। तोता, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जड़ी बूटी जो कि बिना हर फिटकरी के रंग चीखा हो। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन, तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। ये ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुन्नदार पैजामा, गले में सोने की जंजीर, सिर पर जयपुरी साफा बांधा हुआ, आंखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ। तोंद का पिचकाना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधो। जरा तकलीफ तो होगी, पर अचकन सज उठेगी। खिजाब मैं ला दूंगा। 150 गजलें याद कर लो और मौके मौके से शेर पढ़ो।
बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवामर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर चोर, और तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और फिर मुफ्त के उल्लू बनोगे। 1 महीने तक ये सब करके देखो, अगर वह तुम्हारा दम ना भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वह दे दूं। तोताराम ने उस वक्त तो ये बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन इसमें कि कुछ बातें उनके मन में बैठ गईं, उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाएं। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वह रोज अपनी जवामर्दी का कोई ना कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो गया। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य ही क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता। उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती है जो अपने होश में हों। पागल आदमी तो दया का ही पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ क्या करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती कि वह समझ न जाए। वह सोचती, बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। ये सारा स्वांग केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल नहीं सकता, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुर की तरफ चला गया था। मैं बिल्कुल अकेला था, पास में सिर्फ ये छड़ी थी, उधर तीनों तलवार बांधे हुए। मेरे तो होश उड़ गए। समझा कि जिंदगी का यहीं अंत हुआ, मगर मैंने भी सोचा मरना ही है तो एक बार ही मरना है, और वीरों की मौत क्यों ना मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ है और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ ये छड़ी है और इसका मूल्य एक आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके बारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज़ होती थी और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके तारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझ पर रेफ तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को भी जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूं। उस वक्त तो मेरे हाथों की सफाई देखने लायक थी। हम तीनों 300 पर भारी गांव के घाव डोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। वह तीनों चोर मुझसे बोले, हम तुम्हारा लोहा मान गए। ये कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से कहा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, मैं बारों को बराबर खाली कर देता था। 2-4 चोटें छड़ी पर भी थीं, जो उचटती हुई निकल गई थीं। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकली थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आईं और हाँफते हुए बोलीं, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है, मेरी चारपाई के नीचे बैठा है। मैं उठकर भागी। मुआ कोई 2 गज का होगा, फान निकाले फुफकार रहा है। जरा चलो तो डंडा लेते चलना। अब तो तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगीं। बोले, सांप यहाँ कहाँ, तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मणी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम चलकर देख क्यों नहीं लेते? मर्द होकर डरते हो। मुंशी जी घर से तो निकले, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पांव ही ना उठते थे, कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़े। बोले, डरता नहीं हूँ, सांप ही तो है, शेर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी नहीं असर करती। जाकर किसी को भेजूं कि किसी के घर से भाला लाए। ये कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मासाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए। इधर वह खाना छोड़ अपनी हॉकी का डंडा हाथ में ले कमरे में घुस ही पड़ा और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकाल कर खड़ा हो गया।
मासाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप चादर के अंदर तड़प कर रह गया। तब उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे। मासाराम को सांप लटकाए आते देखा तो सहसा उनके मुंह से चीख निकल पड़ी। फिर संभल गए और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों जल्दी की? दे दो, कोई फेंक आए। ये कहकर बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूंछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आऊं जाऊं मासाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मारना चाहिए, यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं, सांप को खिला खिला कर मारता हूँ। रुक्मणी ने कहा, जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा, जाकर महाराज से कहो खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो गया है? क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे बश की बात नहीं। आखिर ये मुझसे क्या चाहते हैं? समझ गई। आहा, ये बात पहले ही नहीं समझी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर लिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही न दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असहाय वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सबके सब प्राणी सुख सेज पर तो नहीं सोते, मैं भी उन्हीं अभागों में से एक हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता, उसे फेंकना भी चाहूं तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, पर मैं उस गठरी को ढोती रहूंगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की साहस से मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वह अनिद्य छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गईं। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें ये कमल खिला हुआ दिखलाई दिया था। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था, उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। सूरत देखते ही उनके हृदय में चोट सी लगी। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी, आईने के ही सामने। किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर न देख सके। अपनी ये हीनावस्था उनके लिए असहाय थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी ये अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर क्यों लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमे के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर काम थोड़े ही किया जाता है, मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं, तुम आराम से रहोगे तो रुपये बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई आती हुई लक्ष्मी भी तो ठुकराई नहीं जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं। इसी वक्त तो मासाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थीं। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को दीजिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तस्तरी में कुछ मेवे रखकर मासाराम को दिए। मासाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे?
मासाराम, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी का मैच है, बारक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं। मासाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लेना, वहीं खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही ना थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते, जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें क्यों मांगने आता है, दीदी से क्यों नहीं कहता। निर्मला ने ये बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना प्रेम करती हूँ, और ये कोई बनावटी प्रेम न था, वह सचमुच अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, उनसे सचमुच स्नेह रखती थी। पति के आशय को न समझते हुए नाक भौं सिकेड़कर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते, मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती, अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि ये लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की, सीधे मासाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। ये जीवन में पहला ही अवसर था कि इन्होंने मासाराम या किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती थी। उन्हें इस विषयों को पढ़े हुए 40 बरस के लगभग हो गए थे, तब से उनकी ओर आंख तक न उठाई थी। आज उन्हीं विषयों पर मासाराम की परीक्षा लेने लगे। मासाराम जहीन था और इसके साथ मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती। मुंशी जी को उतावली में ऐसी मार्मिक प्रश्न तो नहीं सूझे जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मासाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर खाली बार देकर जैसे झल्ला जाता है और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मासाराम के जवाबों को सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। हर कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते जिसका जवाब मासाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। ये देखकर अब उन्हें संतोष न हुआ कि वह क्या करता है, वह ये देखना चाहते थे कि ये क्या नहीं कर सकता। अंत में जब उन्हें गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना ना मिला तो बोले, मैं देख रहा हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो, मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे कतई गवारा नहीं हो सकता। मासाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब से आग्रह करके बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलना जाना पसंद नहीं तो कल से ना जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरी ही रुख पर जा रही हैं, तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा तुम कहीं घूमने नहीं जाते। मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। किन महाशय ने आपसे ही शिकायत की, जरा मैं भी तो सुनूं। कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आरोप नहीं लगाता। अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा तो मैं मुंह न दिखाऊं। किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले। तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे उस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मासाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं, जब से कहिए चला जाऊंगा। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया, क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने में तुम्हें भय हो और तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है। मासाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं, मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस तकलीफ भी कोई नहीं, वहाँ कोई तकलीफ ही नहीं, और होगी भी तो सह लूँगा। मैं कल से चला जाऊँगा। हाँ, अगर जगह खाली ना हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि ये लौंडा कोई बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहाँ जाना न पड़े। मासाराम बोला, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थीं। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित न समझा और
बोर्डिंग हाउस जाने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। उनके जाने के बाद मासाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मासाराम, मैं क्या जानूं, कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह घूमते फिरते हो। तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? कहा क्यों नहीं, मगर वो माने ही नहीं। रुक्मणी बोली, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मासाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं। वह बेचारी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठाकर दे देती हैं। रुक्मणी, तू ये त्रिया चरित्र क्या जाने, ये उन्हीं की आग लगाई हुई है। देख, मैं जाकर अभी पहुँचती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। वह उसे तानों से छेद कर मारने का कोई अवसर हाथ से जाने न देना चाहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकाल कर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। मासाराम को घर से निकाले देती हो, तिस पर कहती हो मैंने कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? दीदी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मासाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर ले आए। अब इसे ही मासाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी। वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध है न पहनने की। जहाँ बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया है पर स्वभाव बालकों का सा है। मैं तुम्हें पहले ही चेता देती हूँ, अगर लड़के को कुछ हो गया तो तुम जानो। ये कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत ये विषय छेड़ दिया। मासाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हर्ज न होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक ये बात मालूम न थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसने अपने भाइयों से ही ले लिया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर तो जैसे सुनकर सांप लौट गया। त्योरियां बदलकर बोले, वो तुम्हें अंग्रेजी कब से पढ़ा रहा है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निर्मला ने उनका ये रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत होती है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात तो कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मगन हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों ना इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। तभी तो आजकल ये महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं। इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था, बनाव चुनाव भी न करती थीं, पर अब देखता हूँ काया पलट ही हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मासाराम को निकाल दूं, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं। कहीं इसने भांप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हर्ज नहीं होगा, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाएगा। और अगर कल फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मास्टर रख दूंगा, कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। ये तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, ये बात तो नहीं। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से कभी ना पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रसन्न कुशलता पर मूछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी उनके प्रश्नों का आशय न समझी थी। बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ाते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी सिखा देते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसीलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने ये आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे।
अभी जरा ही देर हुई धमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा देकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हो। बोले, मैं नहीं समझता, बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है, और लड़के तो खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे, ये उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक ये दिल लगाकर पढ़ता था, ये उसी मेहनत का नतीजा है कि अपनी क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ गया है। अगर अभी से रोकथाम न की गई तो पीछे करते धरते न बन पड़ेगा, और तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था। मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़कर 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे, वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया करते थे, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी, सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मासाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और वह घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मासाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने का भरपूर प्रयत्न करते। पर किसी भी स्कूल में जगह खाली न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब दो ही उपाय थे, या तो मासाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थीं। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मासाराम को कभी घर में जाते न देखा, यहाँ तक कि अब वह खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थीं, लेकिन मासाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्म अभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि माशाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था, देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मासाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मासाराम, दुर्बल तो नहीं, मैं से ज़्यादा मोटा कब था। मुंशी जी, बहा आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं। क्यों दीदी, क्या ये ऐसा ही था? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिलाकर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला तो उसका हो दुश्मन। मुंशी जी बोले, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही है? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। ये नहीं कि घर से कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की हो वह लड़कों की देख रेख क्या करेगी? ये तो तुम्हारा काम है। रुक्मणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो, कई दिन से दूध नहीं पिया? जाके कमरे में देखाओ, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई ना खाए तो मैं क्या मुंह में डाल दूं? तो भैया, इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। इतने में मासाराम 2 फुलके खाकर उठ गया। मुंशी जी ने पूछा, क्या 2 ही फुलके? अभी बैठे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे। मासाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी, ज़्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा।
उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। ये नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपये का हिसाब तक नहीं आता, वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है। बनी तो थी साल भर तक मालकिन, एक पाई की भी बचत न होती थी। इस आमदनी में रूपकला 200-250 रुपये बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्चों को भी पूरी न पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड प्यार ने लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत थी कि जब कोई खिलाए तो खाएं। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर इसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी इसका जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर ये नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मासाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मासाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। ये बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग्य में मातृ वियोग का दुख भोगना था? आज मुझसा अभागा संसार में और कौन है किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आहा माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहाँ जाता है? वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इसे योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। ये सोचते सोचते मासाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मासाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद ये पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मासाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा कि देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका बातसल घोर निंद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मासाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मासाराम, जी नहीं, वो तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा? शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मासाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी ना करता। रोज एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि ये दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता? समझा तुम वो कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज ना हो? इसीलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था, बस और कोई बात नहीं। बेटा, मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता। तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे दुख होता है। शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो, ताजी हवा से तुम्हें लाभ होगा। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसने मन में अपने पिता का निष्ठुर और न जाने क्या क्या चित्र मन में अंकित कर रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से बेहाल हो गए। जिस पुत्र को छड़बर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील, बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? वे अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था
और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज ये दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें ये छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जिसमें उन्हें आशा थी कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ भी कर दिया है, लेकिन इसमें अभीष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मासाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मासाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना शकी मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हैं, मुझे ये इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर वह कई दिन तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है, मुझ में ऐसी कौन कौन सी बात है जो उनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर न आई। तो क्या उसका मासाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है। तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मासाराम से न बोलूंगी, उसकी सूरत न देखूंगी। लेकिन ये तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती है। मासाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उसे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मासाराम से कलुषित प्रेम करने की बात सोच भी न सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति का ये एक अज्ञात साधन था। अब वह अतिरिक्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती, किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते तो वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह न करो। वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई ना होता। वही ये बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी क्या तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर लट्टू होगा। इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूं तक नहीं की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर कर ना सकी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भांडा फूटता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती है, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। यूं तो वो बड़ी स्पष्ट बादनी थी, सत्य कहने में उसे संकोच न था और न भय होता था। लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी, इसके सिवा दूसरा उपाय न था। वह देखती थी मासाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों पर ही मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। दोस्तों, उपन्यास का भाग 4 यहीं पर समाप्त होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जाते जाते उपन्यास को एक लाइक जरूर कर जाना। मिलते हैं दोस्तों अगले भाग में।